एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। तो बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एंड तक पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा नंबर लेके आइए। और ये जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप कि आप लोग एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में, जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो हम वैसे तो कोशिका को सेल डिवीजन ही बोलते हैं, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हम साइटोलॉजी के नाम से बोलते हैं। इसका अध्ययन इस अध्ययन को हम साइटोलॉजी का नाम देते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तब भी जब भी वीडियो में डालूँ आप लोगों तक पहुँच सके वीडियो। और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा आप लोगों को कैसी हमारी वीडियो लगी, और हम आप लोगों को वैसे अपडेट कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका जो अनुपस्थित होता है? इसमें से वो कौन सी कोशिका है जो हमारे बॉडी में अनुपस्थित होती है? तो हमारी कोशिका भित्ति होगी, या फिर लवक प्लास्टिड होगी, फिर सेंट्रियोल तारक केंद्र होगा। तो हमारा ये सेंट्रियोल होगा, तारक केंद्र। अब वेरी इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे समझना, कि तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। सेंट्रियोल्स तारक केंद्र। कभी कभी जैसे सेंट्रियोल का मतलब तारक केंद्र हो गया, मतलब इसको हिंदी बोलते हैं, कोष्टक में दे दिया ना, जैसे निक नेम होता है। तो इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, सेंट्रियोल क्या होता है, फिर तारक केंद्र, मतलब इसी में ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है और दिमाग में बैठाना है, क्योंकि छोटी छोटी ही चीज़ें आती हैं और जो लोग स्किप कर देते हैं, बड़ी चीज़ ध्यान में नहीं, बड़ी चीज़ ध्यान में रखने के चक्कर में छोटी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। अब वहीं से क्वेश्चन उठाता है, वहीं से दे देता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक को समझना। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी स्किप नहीं करना, मेरे कहने का मतलब ये है। सब पढ़िएगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बिल्कुल कलो फर्राटे की तरह, और मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि पादप कोशिका तारक केंद्र अनुपस्थित नहीं होता। हमारी जो कोशिका में तारक केंद्र अनुपस्थित नहीं होता, यानी सेंट्रियोल। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन देखो ऐसे भी बना सकता है कि पादप कोशिका में तारक केंद्र अनुपस्थित नहीं होता। तो मतलब आधा वर्ड इंग्लिश का दे दिया, आधा वर्ड प्योर हिंदी दे दिया, तो यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो हमको दोनों को लेके चलना है, दोनों का मतलब समझना है, दोनों का मतलब क्या होता है, उसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है, हिंदी वर्जन क्या होता है, तो सब कुछ ध्यान में रख के चलना होगा। तो छोटी छोटी चीज़ बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, छोटी छोटी ही क्वेश्चन उठा के दे देता है। तो इसलिए आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोशिकाओं में मौजूद होने का तारक केंद्रक लघु सूक्ष्म नलिका ट्रिपलेट होती है, जो नवघंटों से बना होता है, और यह पौधे में कठोर कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका के विभाजन के दौरान स्वयं दूरी बनाने वाले सूक्ष्म नलिकाओं के होते हैं। तो हमारा ये 6 नंबर ऑप्शन होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में मिलता है। जो हमारी सभी कोशिकाओं में मिलता है वो क्या होगा? तारक केंद्र होगा, क्योंकि सेंट्रियोल वो नहीं होता है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल। एक बड़ी केंद्रीय राजधानी राइबोसोम्स। तो हमारा ये ए नंबर होगा, तारक केंद्र, क्योंकि ये लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। वही बात हुई ना, वहीं पे देखो क्वेश्चन को अलट पलट दिया है कि इसमें कौन सी कोशिका अनुपस्थित होती है, और इसमें बोल दिया है कि कौन सी कोशिका नहीं होती है। तो बात वही है, तारक केंद्र, इसमें सेंट्रियोल तारक केंद्र। तो हमारा ये ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये बेलनाकार कोशिकाएं होती है, जो कि मुख्यतः ट्यूबलिन नामक प्रोटीन का ये बनी होती है, और ये कसाविका का निर्माण करता है, जो शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करते हैं। ये 1888 में टी बोबरी ने तारक केंद्र की खोज की थी। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो हमारा ये बी नंबर होगा, सेंट्रियल, जो कि हमारी कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक, देखो यहाँ वहाँ पे तारक केंद्र बोला है, यहाँ पे सेंट्रियोल बोला है। ठीक, तो बिल्कुल भी नहीं, तारक केंद्र का मतलब सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल का मतलब तारक केंद्र होता है। तो बिल्कुल ये सब छोटी छोटी चीज़ बहुत ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से ऐसे इक्वेशन कन्फ्यूज करके दे देता है और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो छोटी चीज़ों को वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी चीज़ स्किप कर देते हैं और वहीं से वो क्वेश्चन बनाता है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग चलिए और आसानी से पेपर दीजिए। तो कौन सा कोशिकांग है, चौथा नंबर, कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका नहीं पाया जाता है? तो हमारा ये बी नंबर है, सेंट्रियल कोशिका, जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यही क्वेश्चन बार बार देखो आ रहा है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के दे रहा है। तो ऐसे ही होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया, ज़्यादा डीप ब्लर हो गया है, तब लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन 5वें नंबर क्वेश्चन, कौन सी कोशिका झिल्ली का एक घटक नहीं है? तो हमारा ये कोशिका झिल्ली 3 घटकों से मिलकर बनती है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। हमारी कोशिका झिल्ली होती है तो वो 3 घटकों से मिलकर बनती है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हमारी वीडियो।
तो हैच स्लैग चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्वीकर्ता क्या है? तो हमारा ये होगा फास्फोइनॉल पायरुविक होगा, क्योंकि हैच स्लैग पाथवे जो C4 साइकिल के नाम से भी ये जाना जाता है, इसलिए इसका प्राथमिकता स्वीकर्ता PEL फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी कोशिकाओं को ऊर्जा का घर कहा जाता है? तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं को ऊर्जा का घर कहा जाता है। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये 9th 10th से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमारा C नंबर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस का घर कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया की जो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली झिल्ली होती हैं, और ये ऊर्जा और ATP एडिनोसिन ट्रांसफॉर्म उत्पन्न करने में मदद करती हैं। तो चलिए हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पर्णहरित में कौन सा तत्व पाइरोल चक्र में स्थित होता है? तो हमारा ये D नंबर होगा Mg, जो पर्णहरित में मैग्नीशियम Mg पाइरोल नक से स्थित होता है। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पौधों की पत्तियों में मौलिक अम्ल का निर्माण किन की कोशिकाओं में होता है? तो हमारा ये नंबर होगा मध्यम पर्ण में, किसी फोर साइकिल एक अलग प्रकार की CO2 में संग्रहण करने की तकनीकी है, जो कि एक मीसोफिल तथा दूसरी बंडल में शीत मैलिक एसिड का निर्माण मीसोफिल सेल में होता है। इसलिए हमारे पौधों की पत्तियों में मौलिक अम्ल का निर्माण कोशिकाओं में मध्यम पर्ण के कारण होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है? तो साइटोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। तो हमारा ये C नंबर होगा प्रोटोप्लास्ट, जो कि ये खोज डुजर्डिन में 1835 में की थी। ये स्वच्छ रंगहीन चिपचिपा द्रव होता है। क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग के लवक है, इसकी खोज सिंपल नहीं, इसी के कारण पत्तियां पौधे कुछ भाग हरे दिखलाई पड़ते हैं। प्रोटोप्लास्ट की में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका एवं केंद्रक आते हैं। तो यहाँ पे एनिमल सेल्स है, प्लांट सेल्स है, दोनों में कितना डिफरेंस है? देखो सेल वेल होता है, इसमें नो सेल वेल होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 11 नंबर के में साइटोक्रोम पाए जाते हैं। तो हमारा सूत्र कणिका व्यूह में, सूत्र कणिका कृष्टि में, तो हमारा ये सूत्र कणिका कृष्टि में साइटोक्रोम पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें साइटोक्रोम हीमोप्रोटीन होते हैं और इन समूहों में होते हैं ये। और ये जो साइटोक्रोम होता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं में शामिल प्रोटीन का एक समूह माना जाता है। साइटोक्रोम जो हमारा वो रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं में शामिल प्रोटीन का एक समूह माना गया है, और इसके साइटोक्रोम की शुरुआत में 1884 में मैमकून के द्वारा श्वसन वर्ण के रूप में वर्णित किया गया था। तो एक कोशिका के द्वारा जो पौधे के रूप में संवर्धन होने की योग्यता होती है। जो ऊपर था क्वेश्चन कागजान की 14वां नंबर क्वेश्चन, कागजान की सक्रियता के द्वारा बनने वाला कार्य का जो यह भी कहा जाता है? तो जो हमारा B नंबर है फिल्लम है, वो सक्रियता द्वारा बनने वाले कार्य को फिल्लम कहते हैं। और ये जो फिल्लम है हमारे छाल के बाहरी उत्तक है, जो मृत कोशिकाओं के एक सुरक्षात्मक परत माना गया है, जो कि ये द्वितीयक वृद्धि के दौरान द्विबीजपत्री तने में विभेदित करता है। 16वां नंबर क्वेश्चन, जीव द्रव्यी तंतु जो विपरीत सिरों पर स्थित होती है? जीव द्रव्यी तंतु जो विपरीत सिरों पर स्थित होती है अंतर्द्रव्यी जालिकाओं की दो सिस्टर्नी जोड़ने वाली नालिकाओं को कहते हैं? तो हमारा ये डेम्पोट्यूबुलम कहते हैं, जो कि डेस्मोट्यूबुलम कहते हैं इसे। डेस्मोट्यूबुलम एक कठोर झिल्ली होती है, जो कि जीव द्रव्यी तंतु की लंबाई से संचालित होती है। क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा पाया जाता है। तो हमारा ये कार्बोक्सिलेज होता है। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट अधिक मात्रा में कार्बोक्सिलेज से जो पाया जाता है वो चयापचय केंद्र में मौजूद होता है। तो हमारा ये कार्बोक्सिलेज होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन की गाल्जी इकाई का मुख्य कार्य द्रव को संवेशित करता है, कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाता है, कोशिका के बाद श्रवण करता है? तो हमारा ये B नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि गाल्जी इकाई का पहचान 1897 में इटालियन के वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी द्वारा की गई थी, और 1898 उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और ये विशेष रूप से कोशिका के से निर्यात किए जाने वाले प्रोटीन संवहित में मदद करता है, लाइसोसोम प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा ये A नंबर हुआ झिल्ली संरचना। 21वां नंबर क्वेश्चन की कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा क्या होता है? तो हमारा ये स्वनियंत्रित होगा, क्योंकि कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण जो है रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा स्वनियंत्रित होता है, क्योंकि इसमें जैसे कीटों, फफूंदियों, खरपतवार आदि प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग किया जाता है। यह मूल रूप से एक प्राकृतिक नियंत्रण होता है, जो मनुष्य जैविक संजीवों में पाया जाता है, और यह एक आत्मस्थायी विधि है, जो कि वे रासायनिक नियंत्रण एजेंटों के प्रेरित विकसित पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। पौधे में केंद्रक विहीन कोशिका के उदाहरण है। तो D नंबर फ्लोएम में पाई जाने वाली परिपक्व क्षत्रिय सीव ट्यूब कोशिका होती है।
जो कि कोशिका होती है, जो कि ये लंबी जीवित कोशिका होती है, मदद करती है कोशिका केंद्र के खंडित हो जाता है, इसलिए परिपक्वता पर लुप्त हो जाता है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा ये सूची मिलाना होता है, सही सुन मिले। तो चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन की कोशिका भित्ति एक तंतु निर्मित होता है। तो 250 सूक्ष्म तंतुओं से कोशिका भित्ति एक तंतु 250 सूक्ष्म तंतुओं से निर्मित होता है। सूक्ष्म तंतु बहुत ही पतली तंतु जैसी संरचना होती है, जैसे कि माइक्रोफाइब्रिल्स प्राथमिक कोशिका भित्ति में मौजूद होते हैं, और जो हमारी माइक्रोफाइब्रिल अलग हो जाते हैं और सेल की ताकत बढ़ाने में मदद करने के नए माइक्रोफाइब्रिल बनते हैं, माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। लेप्टोप्लास्ट या सिप्लाप्लास्ट की संकल्पना की थी। तो हमारा ये नंबर इन मुंज ने किया था। कोशिका चक्र में सेंट्रियोल्स में प्रतिकृत होती है। तो हमारा ये नंबर तारक केंद्र होता है, जो कि कोशिका चक्र में इस चरण में प्रतिकृति होती है, ऐसा अवस्था में जी की बात पाई जाती है। तारल मोजेक मॉडल के द्वारा किया गया था। तो 24वां नंबर क्वेश्चन है हमारा डी नंबर। तारल मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में दिया गया था। प्राय किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है? तो हमारा ये इस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है। तो हमारे 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल का प्रमुख घटक है। तो हमारा ये नंबर ट्यूबलिन है, जो कि ऑर्गेनेल सेंट्रियोल का प्रमुख घटक ट्यूबलिन है, जो कि ट्यूबलिन प्रोटीन है, जो सूक्ष्म नलिकाओं से बनाने लंबी श्रृंखलाओं का पहली मेराज का कार्य कर सकती है। तो 28वां नंबर क्वेश्चन, कोशिका चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हमारा ये सेंट्रियोल का मुख्य कार्य किसके द्वारा जुड़ा होता है? 80 नंबर है, रेडियन गठन द्वारा जल अपनी एंजाइम द्वारा कोशिकांग होता है। तो ये आत्मघाती थैली किसका दूसरा नाम है? तो हमारा ये लाइसोसोम है, जो कि इसका आत्मघाती थैली लाइसोसोम का दूसरा नाम है। लाइसोसोम की खोज ड्यूबे ने सन 1974 में ड्यूबे की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। इसे आत्महत्या करने की थैली कहा जाता है। तो हमारा ये लाइसोसोम होगा, इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो हमारा ये वीजमैन के द्वारा, जो कि इस सिद्धांत के अनुसार जन्म प्लाज्मा के शरीर के सभी अन्य कोशिकाओं को साइटोप्लाज्म स्वतंत्र है।
60 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं तो हमारा सी नंबर होगा। गाल्जी तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं। गाल्जी बॉडी यूकेरियोटिक कोशिका मौजूद होती हैं तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन होगा। विकास के मुख्य सिद्धांतों में से कौन सा सबसे मान्य है? तो लोक मार्जिम होगा तो हमारा डी नंबर होगा। सिंथेटिक सिद्धांत होगा। गुणसूत्र भूमि में नहीं पाया जाता है तो हमारा डी नंबर होगा। अंडगोल में, अंडगोल एक गुणसूत्र में नहीं होता है जो कि अंडाणु के बराबर है जो दिन के बाद बनता है। विभिन्न अर्धसूत्र संबंधित होते हैं तो हमारा इष्ट में हीन अर्धसूत्र सूत्रीय हरण इस प्रकार के इसको मास्टरचीट कवक को लैंगिक प्रजनन में होता है तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन होगा। केंद्र के विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है तो हमारा ये होगा। द्रव्य विभाजन कहलाता है तो हमारा ये बी नंबर होगा। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक रोगाणु के उत्पत्ति भाव समाय सबसे पुराना जीवाश्म 3.5 का होता है। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सभी एकल कोशिकाएं पाई जाती हैं तो हमारा ये हिस्टोन्स पाए जाते हैं तो हिस्टोन्स हमारे न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं। ये स्थूल के रूप में कार्य करते हैं। इसके चारों ओर डीएनए विंडोज प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन बना होता है तो हमारे डी नंबर अर्जिमोन मैक्सिकाना में होगा। ये पाया जाता है क्योंकि इसमें कंपोजिट फैमिली फूल में पौधे होते हैं। प्रजाति इसकी सबसे संख्या गुणसूत्र n बराबर 2 होती है तो हमारा ये एंजाइम की कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका विघटित होती है तो हमारा डी नंबर होगा। लाइसोजाइम होगा। इसमें हमारा ये नंबर ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के परस्पर विशेष अंतर होगा तो हमारा डी नंबर होगा। केंद्र के पदार्थ के संगठन में तुल्क उपकरण निर्मित होता है तो हमारा इसी नंबर वो सूक्ष्म नालिकाओं द्वारा होगा। इसमें साइटोस्केलेटन जो एक घटक होता है जीवों की स्वतः उत्पत्ति प्रारंभिक सिद्धांत अमान्य होता है तो डी नंबर हुआ ये। और इसमें से विकल्प में सही जानिए तो हमारा सी नंबर होगा। प्रथम रिश्ता टुकड़ा फ्रेगमेंट दिखाई देता है तो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। दो पौधों में अर्धसूत्रीय हरण के गुणसूत्रों को सामान्य पति औसत संयोजक दिखाई देता है इंगित करता है तो हमारा ये नंबर होगा। कोरकण में न्यूक्लियोसोम की लंबाई होती है तो ये हमारा ए नंबर होगा।
कौन सी कोशिका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की होती है? तो हमारा ये नंबर होगा पैराक्सोम होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है? तो हमारा ये भी नंबर गुआनालिक एसिड होगा। तो चलिए हम 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अर्धसूत्रीय यदि गुणसूत्रों का अधिकतम छोटा मोटा होने के दौरान होता है तो हमारा नंबर डाइकाइनेसिस होगा। समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कौन सा पादप भाग सबसे प्रयुक्त होता है? तो हमारा ये नंबर होगा न्यूक्लियोलस होगा। मक्के के द्विगुणी गुणसूत्रों की संख्या 20 है। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज कोशिका कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हमारा डी नंबर 40 होगा। अनुसूची विभाजन का सबसे लंबा चरण कौन सा है? तो हमारा ये ए नंबर ऑप्शन होगा। कौन सी कोशिका में आधी इकाई झिल्ली होती है? तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा। कालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये सी नंबर होगा। कोशिका विभाजन के निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है? तो ए नंबर होगा हमारा। 96 नंबर के लाइसोसोम बहुतायत होता है तो ये बी नंबर होगा। एसिड फास्फेटेस होगा। कालिका संलग्न होती है तो हमारा ये बी नंबर होगा। कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम होता है तो हमारा सी नंबर होगा।
क्वेश्चन का प्रभाव डालता है तो हमारा ये सी नंबर ही होगा, स्पिंडल एवं संगठन होगा। वितरण होने वाला विभाजन होता है तो हमारा ये तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? मैक्स अर्नस्ट ने। कोशिका चक्र की सभी व्यवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया है को उड़ान होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह देखा गया था। तो 28वां नंबर क्वेश्चन, तो हमारे अंतःद्रव्यी जालिका का आविष्कार आर पोर्टर 1945 में किया था। जीवाणु तथा नीली से अलग उपस्थित होती है। सी बेंडा ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम 1898 में दिया था। इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा, पोर्टर के द्वारा। 132वां नंबर के किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो हमारा सी नंबर वाल्डियर, क्योंकि ये डीएनए और प्रोटीन होते हैं। जिसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं वो अधिकांश जीवित कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। तो हम 133वां नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रवस्था में पाया जाता है? तो हमारा ये जीवन प्रवस्था में पाया जाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हमारे थियोडोर ने किए थे, जो कि कोशिका की खोज सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ने 1665 में अपने द्वारा बनाया उसे सुंदर सी कार की एक कड़ी काट के मधुमक्खी की छत्ते से संरचना देखी थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्रोमेटेड कोशिका जब द्विगुणित होते तो हमारा ये बाइवेलेंट होगा। 134वां नंबर क्वेश्चन, लैंगिक संयोजन या अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को क्या कहते हैं? तो हमारा ये सी नंबर होगा, असंजनन होगा, क्योंकि लैंगिक संयोजन से अभाव सूत्री विभाजन की असफलता को असंजनन कहते हैं। यह कोशिका जो लघुकरण विभाजन होता है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। 139वां नंबर क्वेश्चन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो हमारा ये सी नंबर होगा, पुष्पकली। आर्किया के राइबोसोम का आकार होता है, तो हमारा बी नंबर होगा, 70 से 70 होगा, क्योंकि आर्किया राइबोसोम का आकार 70 है, जिसमें 2 उपइकाइयाँ 50 और 30 शामिल होते हैं। राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन कण आरएनए और
राइबोसोम प्रोटीन होते हैं। कोशिका में कार्बोक्सिलिक एंजाइम प्रचुर मात्रा में 141वां नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन अपरिवहन श्रृंखला और एंजाइम साइट्रिक एसिड चक्र भूमिका निभाते हैं। 144वां नंबर क्वेश्चन डेस्मोसोम संबंधित है तुम्हारा सी नंबर कोशिका अवलंबन से। राइबोसोम किस प्रक्रिया के स्थान है तुम्हारा सी नंबर प्रोटीन संश्लेषण। पीसीआर चक्र को निम्न नाम से भी जाना जाता है तो बी नंबर होगा।